हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। स्टैंडर्ड 10th के साइंस का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को समझेंगे हम बहुत बारीकी से। 10th में जो आपकी सिलेबस में धातु अधातु में जो भी दिया गया है, आपको मैं समराइज करके ये बोर्ड में बता दिया। तो जानना चाहेंगे कि जो धातु अधातु हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कितने पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इसका ब्रीफ बच्चों आप लोग को समझा देता हूं। उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और उस नोट्स में से आप जो भी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आर यू रेडी? Yes! बहुत एनर्जेटिक हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? Yes! तो स्टार्ट करते बच्चों, धातु होता क्या है पहले देख लेते कि आपके इस चैप्टर आया क्यों। 10th में बच्चों आपको वो आपकी सिलेबस में धातु और अधातु के बारे में बताने की कोशिश किया गया है। वैसे तो आपने 6-7 में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, लेकिन 10th में बच्चों आपको कंप्लीटली इस चैप्टर को बताने की कोशिश किया गया। धातु के बहुत सारे बच्चों, धातु से बने बहुत सारे चीजों को हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं और अधातु से बने भी यूज करते हैं। इसीलिए बच्चों इस चैप्टर को महत्व देके आपके सिलेबस में रखा गया है। तो चलो चालू करते हैं हमारी धातु और अधातु के चैप्टर। यस और नो? Yes! तो बच्चों धातु और अधातु की कहानी स्टार्ट होता है तत्वों से, पीरियोडिक टेबल से। किससे? Periodic table। जिसको बच्चों आप कहते हो आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें बच्चों धातु, उपधातु और अधातुओं को सजा के रखा गया है। और जो टेबल बनाया है मोजले ने। कौन बनाया है? मोजले ने बच्चों उस टेबल को बनाया है। अब उसमें बच्चों है ना, अगर उस टेबल को हम देखेंगे तो आपके बच्चों आएंगे 93 धातुएं, 7 उपधातुएं और 18 अधातुएं। कितने धातुएं होंगे? 93 और अपधातु 7 और अधातु 18। तो समझेंगे बच्चों धातु का। जैसे बच्चों ये अगर बोर्ड है, ये लोखंड है, ये एक धातु है, ठीक है। अगर बच्चों ताला ले लिया, वो एक धातु है। सोना है, एक धातु है, ठीक है। अगर बच्चों कोई एल्यूमिनियम है, वो भी एक धातु है। तो समझेंगे बच्चों धातु क्या है और अधातु क्या है। ओके, तो पहले तो आपको समझ में आ गया स्टार्ट कहां से कहां हुआ। तत्वों की सारणी से, आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी में बच्चों कितने धातुएं होते हैं? 93 और उपधातु होते हैं 7 और अधातु होते हैं 18 के सब मिलके बच्चों बनता है 118 होता है, वो तत्व होते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। जैसे बच्चों धातु कठिन होता है, धातु चमकीला होता है, धातु बच्चों शाब्दिक होता है, धातु से तार बना सकते हैं, धातु को पीट के बच्चों क्या आघात वर्धित है, उसको पीट के बच्चों हम चौड़ा कर सकते हैं। ये सारी चीजें बच्चों आपको धातु के बारे में पढ़ेंगे। और अधातु के बारे में जस्ट इसके उल्टा, अगर धातु का आपको आ गया तो अधातु के भी बच्चों आपको आ जाएगा। यस और नो? तो भौतिक गुणधर्म का मतलब बच्चों समझ के दिखता कैसे, आप दिखते कैसे हो, कोई चीज को स्पर्श करेंगे तो कैसा लगता है, ये सारे बच्चों बातों को हम भौतिक कहते हैं। दिखता कैसे है? स्पर्श करने पर, या तो बच्चों उसको उसको छू के फिजिकली उसका कौन से गुणधर्म है बच्चों, उसे कहेंगे भौतिक गुणधर्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे धातुओं को अलग अलग चीजों के साथ मिला के रासायनिक अभिक्रिया करने पर। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब बच्चों दो चीज को हम मिलाते हो और कोई नया चीज उत्पन्न होता है, नया गुणधर्म वाला। यस और नो? जिसे बच्चों आप रासायनिक अभिक्रिया करते हो, वैसे ही धातुओं को उनके गुण को देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार। अब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब बच्चों होता है कि सच में देखो बच्चों, आप जैसे दिख रहे हो अंदर हो, बाहर हो, लेकिन अंदर बच्चों आपके क्या चल रहा है, वो आपके रासायनिक है। समझ में आ रहा है? तो बेटा यहाँ पे धातु के रासायनिक गुणधर्म में हम देखेंगे कि धातु वायु के साथ कैसे बच्चों क्या करता है, वायु के साथ कैसे ये अभिक्रिया करता है, जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, धात्विक लवण के साथ और अम्लों के साथ। तो ये चार बच्चों चीजों के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करता है, ये हम बच्चों पढ़ेंगे आपके धातु के कौन से रासायनिक गुणधर्म में। भौतिक गुणधर्म में देखेंगे भाई धातु कैसे दिखता है, धातु कैसे चमकता है, धातु का चमक है कि नहीं बच्चों, धातु से तार बनाया जा सकता है, ये सब। और रासायनिक में देखेंगे कि भाई ये सब धातु को, कोई भी धातु को वायु के साथ, जल के साथ, धातु के लवण के साथ या अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या मिलने वाला है, किस प्रकार का इसका गुण होता है। और इसी में से ही बच्चों हम देख लेंगे सक्रियता श्रेणी कि कौन सा धातु कम सक्रियशील है। ये बच्चों जैसे हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है आपके बुक में, Ag और Au, मतलब सिल्वर और गोल्ड। ये बच्चों कम सक्रिय धातु है।
मध्यम सक्रिय में बच्चों जिंक आ गया, फेरस आ गया, आपके बच्चों लीड आ गया, आपके कॉपर आ गया। ये मध्यम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील। बच्चों आप लोगों ने पता होगा कि क्रियाशील धातु है ना, कम क्रियाशील धातु से बच्चों विस्थापित कर लेता है। ये सुनो, आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर सल्फेट में बच्चों अगर आप फेरस को मिला दोगे तो फेरस क्या करेगा, सल्फेट को उड़ा लेगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। ये सुनो, तो बच्चों ये विस्थापन और विधि विस्थापन ये सब आप सीख के रखे हो। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे उच्च क्रियाशील में बच्चों आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। समझ रहे हो? उसके बाद हम चले जाएंगे धातु और अधातु के साथ मिलना। बच्चों धातु का अगर आपने देखा होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, धातु के जो धातु होते हैं उनके बाह्यतम कक्ष में अगर उनकी बच्चों इलेक्ट्रॉन संरचना करोगे ना तो बाह्यतम कक्ष में बच्चों 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो अधातु होते हैं बच्चों उनके बाह्यतम कक्ष में 5 6 7 ऐसे बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो धातु बच्चों अधातु जब अभिक्रिया करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था अभिक्रिया करने से बच्चों लास्ट होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। किसका आदान प्रदान? तो बेटा धातु और अधातु जब मिलेंगे ना, हरदम धातु देगा और अधातु क्या लेगा, लेगा। तो इनसे बच्चों क्या बनेगा, आपके आयनिक आवेश। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बच्चों क्या है, सोडियम का बाहरी कक्ष में 1 है और क्लोराइड का बाहरी कक्ष में बच्चों 7 है। तो सोडियम क्लोराइड बच्चों जब मिलेंगे तब आयनिक आबंध बनेगा और ये 7 वाले को बच्चों 1 हो देगा और उसके 8 हो जाएंगे, तब जाके बच्चों क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो धातु अधातु, धातु देने वाला है इलेक्ट्रॉन और अधातु क्या करने वाला, लेने वाला है। और इस पर से बच्चों आपको जब कोई देता है और कोई लेता है, धातु और अधातु बच्चों जब आबंध बनाते हैं, कोई यौगिक का निर्माण करता है तो उसे आयनिक आबंध कहते हैं। ये सुनो। उसके बाद हम चले आएंगे बच्चों धातुओं की प्राप्ति। देखो कितने जल्दी एंड हो रहे हैं। धातुओं के प्राप्ति में जैसे बच्चों आपको पता है धातु जो होते हैं खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण खनिज होते हैं। तो खनिजों को बच्चों पहाड़ों से पत्थर से बड़े बड़े पत्थर होंगे, उसको तो पता चलता है बच्चों कि हाँ इसमें वो धातु है, तो उसको लाया जाता है, कच्चे को लाया जाता है। उसके बाद बच्चों क्या कहते हैं, उसको धातु का निष्कर्षण पहले करते हैं, डोजर वोजर मार के लेते हैं। उसके बाद बच्चों अयस्कों का समृद्धीकरण, अयस्क का मतलब बच्चों उसमें मिला हुआ धूल होगा या तो कोई चीज जो बाहर से निकाला जा सकता है उसको निकाला, उसको बच्चों गेंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गेंग। धूल होगा, मिट्टी होगा, जो धातु से मिला होगा, आप जितने बच्चों फिजिकली निकाल सकते हो उसको आप निकाल लेना। उसके बाद बच्चों परिष्करण होना चालू होगा। जो बच्चों कम क्रियाशील है, जो हमने यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में पढ़ लिया है, वो बच्चों आराम से मिल जाएगा। जो बच्चों मध्यम क्रियाशील है उसको आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे कि बच्चों कार्बन के साथ अपचयन करना पड़ेगा। ये भी बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार से करते हैं, ये इसके अंदर हम देखेंगे। उच्च सक्रिय वाले धातु को बच्चों विद्युत अपघटन के द्वारा अलग किया जा सकता है। उसके बाद बच्चों होगा परिष्करण, परिष्करण के बाद क्या हो जाएगा, आपको शुद्ध धातु मिल जाएगा। तो पहला प्रोसेस बच्चों ये है, सेकंड प्रोसेस ये है। थर्ड में बच्चों पहले क्या निकल जाएगा, कम सक्रियता वाला, मध्यम सक्रियता वाला बाद में निकलेगा, उच्च सक्रियता वाला सबसे लास्ट में। उसके बाद बच्चों धातु का परिष्करण कर दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट बच्चों आप लोग का आता है कि कोई धातु हो, जैसे बच्चों आपके पास अगर कोई क्या हो, दरवाजा हो लोखंड का, तो बारिश में आके बच्चों क्षय हो जाएगा, तो ऐसे क्षय हो जाने को बच्चों क्या कहते हैं, संक्षारण। यस और नो? तो संक्षारण बच्चों अगर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे खास करके बच्चों हम एक संक्षारण के बारे में पढ़ने वाले, जो रेलवे के पटरी होते हैं। रेलवे के पटरी में बच्चों है ना दो जॉइंट मारा जाता है, तो बच्चों पानी पानी पड़ के क्या होगा, दोनों में छूट जाता है। ज्यादा अगर बच्चों छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा और ये फट भी जा सकते हैं, दोनों अलग हो सकते हैं। तो बच्चों उसको कैसे भरा जाए, ठीक है, और कैसे बचा जाए निष्कर्ष आपके संक्षारण से, उसका एक बच्चों आएगा यशद लेपन, जिससे होता है मिश्र धातु। बच्चों आपको पता है आपके जो भगवान को पूजा करते हो, जो आपके पित्तल का ये लोटा होता है, उसमें क्या क्या मिला होता है, जिंक। जिंक आपको सुनहरा कलर देता है, और दूसरा होता है बच्चों उसमें क्या, कपर। कपर बच्चों उसको मजबूती देता है। तो ये दोनों बच्चों करके जिंक और कपर करके क्या बन जाता है, मिश्र धातु पित्तल। और दूसरा यशद लेपन। बच्चों यशद लेपन का मतलब आप लोग को पता है, कोई धातु होगा उसके ऊपर हम जैसे हमारे ग्रिल है उसके ऊपर ब्लैक कलर मार देते हैं कि नहीं, तो बच्चों उसे कहते हैं यशद लेपन। या तो बच्चों कोई अगर स्टील का कोई पाइप होगा उसमें बच्चों क्या करते हो, व्हाइट कलर का बच्चों कोई लगा देते हो, लेयर लगा देते हो। या तो बच्चों ये जो हमारे ग्रिल ये जो है ना, इसके ऊपर पाउडर कोटिंग किया गया है, एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम बच्चों कभी भी खराब हो सकता है, इसके लिए बच्चों उसके ऊपर ब्लैक कलर का या तो कोई चीज का बच्चों पाउडर कोटिंग किया जाता है, या तो एनोडाइज किया जाता है। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो बच्चों, संक्षारण से धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों पूरे चैप्टर को हम पढ़ने वाला है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन, होप यू हैव लाइक दिस, थैंक यू वेरी मच।